पहले विषय से शुरू करते हैं। जी। पहला विषय है कथकली नृत्य। इसमें सबसे प्रमुख नाम है चथुन्नी पणिक्कर का, जो प्रसिद्ध कवांगल परिवार से थे। हाँ, चथुन्नी पणिक्कर जी एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आजकल जो सवाल आते हैं वो करंट अफेयर से जुड़कर ज्यादा आते हैं। अच्छा, मतलब हाल के पुरस्कार विजेताओं पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बिल्कुल। जैसे के नारायण मेनन, उदय शंकर, के कुमार नायर, ये सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सदनाम पी बालकृष्णन, जिन्हें पद्म विभूषण 2024 मिला है, वो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। और मार्गी विजय कुमार और विपिन दास भी हैं, जिन्हें एसएनए 2023 और बीकेवाई 2023 पुरस्कार मिले हैं। सही। और कुछ और भी दिलचस्प तथ्य हैं, जैसे मिलीना साल्विनी, जो इटली से थीं, वो भी कथकली से जुड़ी थीं। और कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी लुईज लाइटफुट को माना जाता है। मतलब ये एक ग्लोबल आर्ट फॉर्म है। जी हाँ। और सबसे जरूरी बात, कथकली नृत्य की शुरुआत केलेकोटू नृत्य से हुई। ये इसकी जड़ है। तो अगला बिंदु है भारत के शास्त्रीय नृत्यों का क्षेत्रीय वर्गीकरण। नोट्स में नक्शे के अनुसार उत्तर पूर्व में सत्रिया और मणिपुरी नृत्य हैं। हाँ, और दक्षिण में कुल 4 शास्त्रीय नृत्य हैं। उत्तर में सिर्फ एक है, कथक। और दक्षिण पूर्व में ओडिशी नृत्य। ये वर्गीकरण नक्शे के साथ याद रखना काफी आसान हो जाता है। बिल्कुल। परीक्षा में अक्सर नृत्य का नाम देकर उसका क्षेत्र पूछ लिया जाता है, तो भारत के नक्शे को ध्यान में रखकर हर दिशा के प्रमुख नृत्यों को विजुअलाइज करना सबसे अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बारे में 3 बातें बिल्कुल रट लेनी है। पहला, इसका स्थान द हेग, नीदरलैंड्स में है। दूसरा, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। और तीसरा, हर न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। जी, ये हेग, 15 जज, 9 साल की तिकड़ी, सीधे सीधे सवाल बनती है। अब महासचिव की बात करते हैं। यूएन के पहले महासचिव नॉर्वे के त्रिगवेली थे। हाँ, और दूसरे महासचिव डैग हैमरसोल्ड, जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पहले एशियन महासचिव ह्यू थॉर्न्ट थे और वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो इसमें पहले एशियाई और वर्तमान, ये तीनों हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। अगला महत्वपूर्ण विषय है भारत रत्न। मरणोपरांत सम्मानित प्रधानमंत्रियों में राजीव गांधी 1991, पीवी नरसिम्हा राव 2024 और मोरारजी देसाई 1991 का नाम है। मोरारजी देसाई के बारे में एक और बात है कि उन्हें निशान-ए-पाक भी मिला था। वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अच्छा, अब भारत रत्न की कुछ और जानकारी। इसकी शुरुआत 1954 में हुई। अब तक कुल 20 लोगों को मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। और कुल 9 प्रधानमंत्रियों को ये मिल चुका है। पहले मरणोपरांत विजेता लाल बहादुर शास्त्री थे 1966 में, और पहली महिला मरणोपरांत विजेता अरुणा असफ अली थी 1997 में। ये पहले वाले तथ्य हमेशा पूछे जाते हैं। अब 2024 के विजेताओं की बात करते हैं। कुल 5 लोग हैं। हाँ, और ये परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से 4 मरणोपरांत हैं: पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर। और एक जीवित विजेता है लालकृष्ण आडवाणी, जिनकी पार्टी बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। सही। तो 2024 के विजेताओं की सूची को अलग से लिखकर याद करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं भारत रत्न के कुछ पहले और विशेष विजेताओं को। पहले पीएम थे नेहरू जी। पहले सीएम जीबी पंत, जो यूपी के थे। पहले मुस्लिम थे जाकिर हुसैन। यहाँ एक नोट है कि मौलाना अबुल कलाम ने 1992 में इसे लेने से इनकार कर दिया था। जी। पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 2014 में, जो 40 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के विजेता भी बने। और पहली महिला थी इंदिरा गांधी 1971 में। विदेशी नागरिकों में 2 नाम हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 और नेल्सन मंडेला 1990 में। संगीतकारों में पहली थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी 1998, फिर पंडित रविशंकर 1999 और 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान, दोनों को एक साथ मिला था। अब भूगोल से जुड़ा विषय, राष्ट्रीय जल मार्ग। NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, लंबाई 891 किलोमीटर, और ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का हिस्सा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और NW1 जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, वो सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर्स। ये गंगा, हुगली, भागीरथी नदियों पर है। अन्य जल मार्गों में NW69 सबसे छोटा NW है,
और NW100 तापी नदी पर है। जी, NW97 सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, लेकिन NW1 और NW2 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उनकी नदी, लंबाई और वो किन स्थानों को जोड़ते हैं, ये याद रखना है। अगला टॉपिक है जनगणना 2011। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% और शहरी जनसंख्या 31.16%। लगभग 69% और 31%। अब राज्यों के आंकड़े देखते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है, लगभग 90%। और सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत गोवा में है, लगभग 38%। लेकिन यहाँ एक पेंच है। सर्वाधिक शहरी आबादी अगर संख्या में देखें तो वो महाराष्ट्र में है। अच्छा, मतलब प्रतिशत में गोवा शहरी है, लेकिन संख्या में महाराष्ट्र। बिल्कुल। परीक्षा में इसी का ध्यान रखना है कि प्रतिशत पूछा है या कुल संख्या। अब खेल जगत पर आते हैं। महिला क्रिकेट। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच 1976 में बेंगलोर में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया। हाँ, और पहला ODI 1978 में इंग्लैंड के खिलाफ, और पहला T20 2006 में, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। एक और दिलचस्प बात, पहला महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में हुआ था। जी, पुरुषों के विश्व कप से भी 2 साल पहले। ये तथ्य बहुत लोग नहीं जानते। अब कीर्तिमानों की बात करें तो ODI में पहला दोहरा शतक बेलिंडा क्लार्क ने बनाया। और टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हैं मिताली राज। उनका उपनाम लेडी तेंदुलकर है और उनकी पुस्तक का नाम अनगार्डेड है। मिताली राज से जुड़ी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब पुरुष क्रिकेट के कुछ प्रथम देखते हैं। पहला टेस्ट 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ। पहला ODI 1974 में, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। पहला T20 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और पहला पिंक बॉल मैच 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ। चारों प्रारूपों के पहले मैच का वर्ष और विरोधी टीम का नाम ये सीधे तौर पे पूछा जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। सल्ट्री डेज, शोभा डे, द बेटर मैन, अनीता नायर। द जोया फैक्टर, अनुजा चौहान। स्पीड पोस्ट, मेघना पंत। पिंजर, अमृता प्रीतम। और द बेंच, मेगन मार्कल। इसमें से पिंजर और तस्लीमा नसरीन की लज्जा जैसी किताबें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनका एक सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ है। अब भारतीय राज्यव्यवस्था का खंड शुरू होता है संविधान सभा के गठन से। इसका आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। जी, ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। हाँ, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और फिर उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ और अंत में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया। ये पूरी समय रेखा एक कहानी की तरह याद रखनी है। 9 को अस्थायी अध्यक्ष, 11 को स्थायी, 13 को उद्देश्य। संविधान सभा की प्रमुख समितियां सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। हाँ, और सलाहकार समिति के तहत 2 उप समितियां थीं। एक मूल अधिकार, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी के पास नियम प्रक्रिया, संचालन और तदर्थ झंडा समिति थी, क्योंकि वो अध्यक्ष थे। और नेहरू जी के पास संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति थी। ये याद रखने की एक ट्रिक है। जहां संघ शब्द आए वो समितियां नेहरू जी के पास थीं, और जहां प्रांतीय आए वो पटेल जी के पास। और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। जी, सलाहकार BN राव थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब सदस्यों की संख्या देखते हैं। महिला सदस्य कुल 15 थीं। हाँ, ये संख्या सीधे पूछी जाती है। कुल सदस्य शुरू में 389 थे, जिनमें से 292 प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरीज से थे। और विभाजन के बाद कुल सदस्य 299 रह गए। 229 ब्रिटिश प्रांत से और 70 देशी रियासतों से। संविधान निर्माण के कालानुक्रम में कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं। पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946। फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
यहाँ पारित होना और लागू होना के बीच का अंतर समझना जरूरी है। अब आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सूरत में पहला कारखाना अंग्रेजों ने 1613 में स्थापित किया। हाँ, ये उनकी पहली स्थायी फैक्ट्री थी। जो पहली अस्थायी फैक्ट्री थी वो 1611 में मसूलीपट्टनम में लगी थी। अच्छा, तो अस्थायी और स्थायी में ये फर्क है। जी, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में 1668 में लगाया और डेनिश ने त्रावणकोर में 1620 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। हाँ, लेकिन इसकी कहानी बहुत पहले शुरू हो गई थी। 1717 में फर्रुखसियर ने दस्तक दिया था, जिससे उन्हें कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, जिससे अंग्रेजी शासन की एक तरह से शुरुआत हुई। और फिर निर्णायक युद्ध था 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना हेक्टर मुनरो से हार गई। और इसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और कंपनी को दीवानी मिल गई। अब कुछ क्षेत्रीय राज्यों और उनके संस्थापकों के बारे में। अवध के नवाबों की पहली राजधानी फैजाबाद थी। जी, जिसे बाद में आसिफुद्दौला ने लखनऊ स्थानांतरित किया। राज्यों के संस्थापकों में अवध के सादत खां, हैदराबाद के निजामुल मुल्क, कर्नाटक के सादत उल्ला खां, मैसूर के हैदर अली और भरतपुर के चूड़ामन एवं बदन सिंह। ये मैच द फॉलोइंग में बहुत आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और संधियां। कर्नाटक युद्ध में पहला 1746-48 एक्स ला शपेल की संधि से खत्म हुआ। दूसरा 1749-44 पौंडीचेरी की संधि से। आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो पहला 1767-69 मद्रास की संधि पर खत्म हुआ। दूसरा 1780-84 मंगलौर की संधि और तीसरा 1790-92 श्रीरंगपट्टनम की संधि। में कोई संधि नहीं हुई। इसे एमएमएस यानी मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम ऐसे याद रख सकते हैं। अब भारत के राज्यों का क्षेत्रफल देखते हैं। अवरोही क्रम में सबसे पहले राजस्थान है। हाँ, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। जिसे रामा यूपी यानी राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी ऐसे याद रख सकते हैं। बिल्कुल। और क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्यों में पहले गोवा, फिर सिक्किम और फिर त्रिपुरा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है लक्षद्वीप, सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा है लद्दाख, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। भारत की सीमाओं से जुड़े कुछ बिंदु। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, नक्शे पर देखने से ही याद रहता है। सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के साथ है। और भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री, बंधन, मिताली ये 3 ट्रेनें चलती हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, इसमें पंजाब का भाग शामिल नहीं है। हाँ, और इसकी स्थापना 69th संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा हुई। अनुच्छेद 239A दिल्ली के लिए विशेष उपबंध करता है। ये संशोधन और अनुच्छेद दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब अर्थव्यवस्था से जुड़ा विषय। एसबीआई, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। इसकी विकास यात्रा बहुत दिलचस्प है। पहले 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों का विलय हुआ और 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बना। जी, और फिर 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति की सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और ये एसबीआई बन गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, इसका काम पब्लिक से जमा स्वीकार करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 में आया और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। इसका चिन्ह ताड़ का वृक्ष और बाग है। और पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसका मुख्यालय 1937 में कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित हुआ। जी, और इसकी 4 करेंसी नोट प्रेस हैं, नासिक, देवास, मैसूर, साल्बोनी। और 4 टकसाल हैं, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता। कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था नाबार्ड है। हाँ, नाबार्ड। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब मनरेगा योजना, इसका अधिनियम 7 सितंबर 2005 को पारित हुआ। लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। तब इसका नाम नरेगा था। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा हो गया। ये तीनों तारीख हैं।
2005 में एक्ट, 2006 में लागू, 2009 में नाम बदला। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। अब विज्ञान के कुछ मूल विषय, SI इकाइयां, भार की इकाई न्यूटन है और द्रव्यमान की किलोग्राम। हाँ, भार एक बल है इसलिए न्यूटन, और द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है इसलिए किलोग्राम। समय की सेकंड, लंबाई की मीटर और ताप की केल्विन। ज्योति तीव्रता की कैंडेला और विद्युत धारा की एम्पियर। ये 7 मूल इकाइयां हैं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आमतौर पर लोग 3 ही जानते हैं, लेकिन परीक्षा में चौथी और 5वीं अवस्था के नाम भी पूछे जा सकते हैं। विज्ञान की कुछ शाखाएं पक्षियों का अध्ययन कराता है, ऑर्निथोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप का अध्ययन होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी में आंख का। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन। ये भी मिलान करने वाले प्रश्नों में आते हैं। अब कोशिका विज्ञान। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। हाँ, और कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की, जो एक मृत कोशिका थी। और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। यहाँ हुक और ब्राउन में कंफ्यूजन हो सकता है। सही कहा, हुक ने कोशिका खोजी, ब्राउन ने केंद्रक। अब कुछ हाल के करंट अफेयर्स। T20 वर्ल्ड कप 2024, मैन ऑफ द सीरीज रहे जसप्रीत बुमराह। फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ, जिसमें भारत 7 रन से जीता। फाइनल के मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे और आयोजन स्थल USA और वेस्ट इंडीज थे। खेल से जुड़े करंट अफेयर्स में विजेता, उपविजेता, मैन ऑफ द मैच और आयोजन स्थल, ये 4 बातें ही सबसे जरूरी होती हैं। पद्म पुरस्कार 2025 के आंकड़े। कुल पुरस्कार 139, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री हैं। पद्म विभूषण विजेताओं में कला के क्षेत्र से कुमुदिनी लखिया, कथक और शारदा सिन्हा लोक गायिका का नाम है। जी, ये नाम और उनका क्षेत्र याद रखना जरूरी है। और आज का अंतिम विषय, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। हाँ, ये नया है इसलिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ के CM मोहन यादव जी हैं और गवर्नर मंगूभाई पटेल हैं। और 107वां राष्ट्रीय पार्क है सिमलीपाल, उड़ीसा में। बिल्कुल। कोई भी नया घोषित राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 6 नायक 2.0 GS प्रैक्टिस सेट 2 के सभी महत्वपूर्ण बिंदु। हमने हर विषय को क्रम से समझने की कोशिश की। बिल्कुल। और इन सभी 33 विषयों को हमने अलग-अलग समझा, लेकिन एक अच्छी तैयारी के लिए इनके बीच के संबंधों को समझना भी जरूरी है। जैसे यूरोपीय कंपनियों के आगमन ने भारत की राजनीति को कैसे बदला। हाँ, और उसी वजह से अंततः एक संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। या फिर जनगणना के आंकड़े सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा को कैसे प्रभावित करते हैं। तथ्यों को याद करने के साथ साथ उनके बीच के इस क्यों और कैसे पर विचार करना ज्ञान को और भी गहरा बनाता है। इसी विचार के साथ अपनी तैयारी जारी रखें।